अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पुराने पाकिस्तान में गूंज और हमारे साथ आज नए पाकिस्तान के हवाले से एक नया ब्रांड न्यू पासपोर्ट इशू किया है। पाकिस्तान भले पुराना हो लेकिन पासपोर्ट खासा नया है जो कि इशू कर दिया गया है 10 साल का नवाज शरीफ साहब को। अब जाहिर है कि ये बातें गर्दिश कर रही हैं कि वो कब वापस आएंगे। हमारे साथ मौजूद है जी इसहाक डार साहब। विल जस्ट क्विकली जंप टू इसहाक डार साहब। डार साहब, 10 साल पासपोर्ट तो मिल गया है नवाज शरीफ साहब को। अब सवाल तो यही बनता है कि अब वो वापस कब आ रहे हैं। अब पासपोर्ट का इशू भी हल हो गया है और डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, कब वापसी की तवक्को करें हम? जी, हमें भी आपकी तरह खबर मीडिया से थैंक्स टू द मीडिया कि हमें खबर मिली है कि मियां साहब का पासपोर्ट इशू हो गया है। जैसे कि हम सबको पता है कि जो पासपोर्ट होता है वो जब आप बैरून मुल्क में होते हैं तो आपको पाकिस्तान से इशू होता है, फिर वो उसको भेजा जाता है कोरियर के जरिए, वट एवर वे, टू द हाई कमीशन। तो अभी मियां साहब को पासपोर्ट मिला नहीं। खबर मैंने भी देखी है और मैंने फिर अपने सोर्स से पता भी किया, पाकिस्तान से कंफर्म्ड है कि उनको पासपोर्ट इशू हो गया, लेकिन इशू इस्लामाबाद में हुआ है, अभी यहाँ पहुंचा नहीं। अब आ जाते हैं कि वापसी की बात। वो जैसे माजी में भी बताया उनको, आपको भी, दूसरे साथियों को भी, कि उनकी अभी एक्टिव मेडिकल इंटरवेंशन बाकी हैं और वो जो है वो कोविड की वजह से पेंड हुई थी। वो उनका हार्ट के रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन है, तो वो जब होगी तो उसके बाद आएंगे। पासपोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट है। आप उनका पासपोर्ट रिन्यू ना करना पिछली हुकूमत में वो ज्यादती थी। मेरा पासपोर्ट 2018 में कैंसिल करना वो फंडामेंटल राइट्स और आइन की खिलाफ वर्जी है। मुझे भी अभी तक पासपोर्ट इशू नहीं हुआ, लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये हम इन चीजों को भी सेलिब्रेट करते हैं कि जहां एक बेसिक राइट जो है आपको एक्सरसाइज अगर कर रही है हुकूमत, तो हम उसको भी, क्योंकि हमारे मुल्क में रवायत नहीं है फंडामेंटल राइट्स को यानी रिस्पेक्ट करने की। डार साहब, आपका भी पासपोर्ट आप कह रहे हैं कि अभी आना है? मेरा पासपोर्ट सना, आपको याद होगा कि 2018 में, सितंबर 2018 में मैं उस पासपोर्ट में जहां यूके में एंटर हुआ था, वो मेरी नॉलेज के बगैर, मुझे इतला किए बगैर कैंसिल कर दिया था। और आज तक मैं इस कंट्री में बगैर पासपोर्ट के बैठा हुआ हूं। मेरे पास कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है। तो इंशाल्लाह होपफुली अब अच्छी चीजें होनी शुरू हुई हैं और मुझे ये पता चला कि बकायदा सर मियां साहब के जहाज में जाएंगे तो पासपोर्ट की जरूरत कहाँ पेश आएगी? मियां साहब के जहाज में आप चलेंगे तो पासपोर्ट की जरूरत नहीं पेश आएगी आप ना? किसी भी जहाज में बैठे, यहाँ जो इमिग्रेशन है आपको पासपोर्ट दिखाए बगैर आप नहीं किसी जहाज में बैठ सकते। ये पाकिस्तान नहीं है कि आप जहाज में बैठ जाए। तो वो बात यह है कि इन्होंने वो जो मेरा पासपोर्ट था वो फिर कैंसिल किया, वैलिड था, और साथ इन्होंने सिस्टम में ये डाला, उसको कहते थे पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट, जो मुझे फ्रैंकली पहले नहीं पता था कि ये इन्होंने किया हुआ है। मुझे रिसेंटली मैंने इंक्वायरी की तो पता चला कि कोई पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट बनाई है कि फलां बंदे को पासपोर्ट इश्यू ना करे ना। ये बेसिकली एक जजमेंट है बड़ी पिछले 12 महीने में हाई कोर्ट की, कि ये अल्ट्रा वायरस है, ये आइन की खिलाफ वर्जी है कि किसी को आप पासपोर्ट जो है कैंसिल करें या उसका पासपोर्ट जो है ये सिस्टम में डाल दें कि इस बंदे को पासपोर्ट इश्यू नहीं करना। तो वो आई एम श्योर के आइन और कानून के मुताबिक वो मसला हल हो जाएगा। होपफुली फिर आपको एक और खबर मिल जाएगी, मेरा पासपोर्ट मुझे मिल गया है अगले चंद दिनों में। चलें, अगर ये हो जाता है तो बड़ा अच्छी बात है। डार साहब, फिर आप जल्दी वापस आएंगे। ये बता दें कि जो सऊदी अरेबिया जा रहे हैं शहबाज शरीफ, आखिरी अशरा वो वहीं गुजारते हैं, तो ये नवाज शरीफ साहब मुमकिन तौर पर उनको वहां ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगर उनको पासपोर्ट मिल जाता है तो वो सऊदी अरेबिया तो ट्रैवल कर सकेंगे। क्योंकि मरियम नवाज ने भी एक दरख्वास्त दी है कि उनका भी पासपोर्ट दे दिया जाए, वो उम्रा अदा करना चाहती हैं। तो क्या ये मुमकिन है कि तमाम रियूनियन ऑफ द शरीफ फैमिली हो सऊदी अरेबिया में? मैं टू बी ऑनेस्ट, आई डाउट वेरी मच। इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि मियां साहब इतने शॉर्ट नोटिस पे अपने डॉक्टर से इजाजत लिए बगैर ऑल ऑफ ए सडन, क्योंकि आज 23वां रोजा तो हो चुका है, तो मुमकिन ही नहीं है कि अगले 2-3 दिन में, अभी तो मैंने जैसे मैंने किया कि पासपोर्ट पहुंचा नहीं है, सो कम से कम कोई हैंड कैरी भी अगर करे, जो कि जाहिर है कि हुकूमत पाकिस्तान हैंड कैरी तो नहीं करेगी। पासपोर्ट जो डिपार्टमेंट है वो जो रूटीन में जैसे वो भेजते हैं कोरियर में या जो भी बैग आता है, तो इसमें 2-3 दिन तो इसमें लग जाएंगे। ठीक है, अच्छा, लेट्स जस्ट कम टू बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आपको विजिट किया, नवाज शरीफ साहब से मिले, आप भी वहां मौजूद थे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मीसा के जमहूरियत की भी हवाला दिया। बेनजीर साहिबा, क्या बेनजीर, लेट बेनजीर साहिबा, उनकी भी बात बहुत हुई। मीसा के जमहूरियत पार्ट 2 भी कहा गया। तो ये बता दीजिए कि हलफ ना लेने की बुनियाद क्या थी? वो नवाज शरीफ साहब से मिल के हलफ लेना चाहते थे या मामला कुछ और था? नहीं, ये बिल्कुल प्योर कर्टसी कॉल थी उनकी।
और जो स्पेकुलेशन थी कि जी शायद कुछ चीजों के भी फैसले होने हैं कि जी अपना सेनेट चेयरमैन किसने बनना है, गवर्नर पंजाब किसको जाएगी, वो चीजें बहुत पहले सेटल हो चुकी हैं माजी में, और उसके लिए कोई डिले नहीं थी। हाँ, वो उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की कि मैं चाहता था मैं आके आपका शुक्रिया अदा करूं, हमने कॉपरेशन एक दूसरे के साथ मिलके हम चले हैं, हमने पिछली हुकूमत को गिराया है और अब हमने आगे चलना है। तो जो आपने बात फरमाई कि मिसाक जमहूरियत की भी बात हुई, तो उसमें अगर कोई चीजें रह चुकी हैं उसको कैसे करना है, और जो हालात के मुताबिक 16 साल में जो एक चेंजेस आ चुकी हैं अब तक, उसमें क्या जरूरियात हैं यानी मुल्क की, और क्या मिसाक जमहूरियत 2 होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है 2 राउंड में हुई, लेकिन ना कोई चेयरमैन सेनेट की बात हुई, ना गवर्नर पंजाब की। ये चीजें बहुत पहले सेटल हो चुकी हैं, जब पोर्टफोलियोज बांटे गए थे ये अच्छा, ये चीजें पहले उससे भी सेटल पहले हो चुकी है, तो फिर सदर कौन बन रहा है? सदर, ये चेयरमैन, गवर्नर पंजाब कौन कौन है सर? देखिए, सेटल हो गई है तो बता दें। गवर्नर पंजाब जो है वो ऑब्वियसली जब अभी जो चेंज आएगी तो गवर्नर पंजाब जो है वो इंशाल्लाह लगेगा, और उसमें लेकिन सदर के लिए तो आपकी जो है रिक्वायरमेंट इम्पीचमेंट के जरिए या खुदा न खासा और जो रीजंस है जिससे सदर घर चले जाते हैं या सीट खाली हो जाती है, वो तो एग्जिस्ट नहीं करती। उनकी इम्पीचमेंट होगी तो फिर आप सदर का नया सोच सकते हैं। तो वो अभी दूर का मामला है, क्योंकि इम्पीचमेंट के लिए आपको 298 नहीं, वोट्स लेकिन सेटल तकरीबन हुआ है ना, दरकार। मामला सेटल हुआ है। वो तो जिस तरह होगा, जिस तरह भी कार्रवाई होगी वो तो ठीक है। सेटलमेंट क्या है? पंजाब का कौन बनेगा गवर्नर? पीपल्स पार्टी में से होगा, नहीं, नून लीग में से होगा, कहां, अभी किस में, कौन सी पार्टी? जो जो सेटल ये हुआ कि पंजाब का गवर्नर जो है वो मुस्लिम लीग नून नॉमिनेट करेगी, ये सेटल हुआ है। और नॉमिनेट कौन करेगी, ठीक होगा है। और सेनेट वो चेयरमैन अभी के हवाले से? अंडर डिस्कशन। सॉरी सेनेट चेयरमैन के जी, हवाले से बात हुई है, सेटलमेंट क्या है? वो जी सेनेट चेयरमैन के हवाले से तो हमने जब यूसुफ रजा गिलानी साहब को जब हमने वोट अपने दे के सेनेटर बनवाया, फिर हमने ये तय किया कि वो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़के जीतेंगे, और हमारा नंबर भी था। और मुस्लिम लीग नून जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हमारे नॉमिनी को मिलेगी, तो वो तो फैसला हो चुका है। आपको याद है कि जब जो सेनेट का इलेक्शन हुआ था उसमें 7 वोट गलत तरीके के साथ रिजेक्ट हुए थे, और उस वजह से गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट नहीं बन सके थे। तो ये तो मन सोल्ड स्टोरी है सेनेट चेयरमैन की। तो इवन में एतमाद के चले, ठीक प्रोसेस है। से भी फिर पहले तो सदर का भी बता देना, नाम तो बता दे। नाम किसका पूरा निकलेगा? नहीं, वो जब जब वहां पहुंचेगा तो इंशाल्लाह वो भी बता देंगे। पहले आप बंदोबस्त तो करके देना 298 वोट्स का। अगर सदर को निकालना और बदलना है तो लुक्स लाइक कि आप चाहती है कि सदर बदले। सर वो तो आप करेंगे। न्यूट्रल तो इदारे आपके लिए हुए हैं, आप ही को पता होगा कौन करेंगे। सर, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आज की है आपके एक इंटरव्यू में देख रही थी राणा तनवीर साहब का भी थोड़ी देर पहले। राणा तनवीर साहब कह रहे हैं पीटीआई की बड़ी मेहरबानी है कि हमारे तो एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से बड़े राब्ते अच्छे हो गए हैं, बड़े कॉन्टैक्ट ठीक हो गए हैं, हमारे तो हालात ठीक हो गए हैं। एस्टैब्लिशमेंट से आपके हालात ठीक हो गए हैं सर? नॉट टू माई नॉलेज। राणा साहब प्रीवी होंगे ऐसी चीजों से। हम तो बिजनेस एज यूजुअल कर रहे हैं जी, आइन आइन के तहत बिजनेस कर रहे हैं, कानून के तहत बिजनेस कर रहे हैं। और ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस फॉलो हुआ है, और आपके सामने है कि हमने जो पीटीआई के लोगों का वोट भी नहीं लिए, ना अपने एतमाद के लिए, ना एतमाद का वोट शहबाज शरीफ साहब के एज प्राइम मिनिस्टर लेने के लिए। हमने तो प्योर अपने जो है अपने वोट जो है ऑपोजिशन के या जो जमातें जो जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, हम तो उन वोटों के सहारे अल्लाह के फल से सब कुछ किया जी। तो मेरे 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 नॉलेज में नहीं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नहीं, आप लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के साथ हालात ठीक ना हो, एस्टैब्लिशमेंट के साथ हालात ठीक ना हो तो फवाद चौधरी साहब का बयान है ना कि हुकूमतें नहीं रहती। फिर हालात ठीक नहीं थे तो हुकूमत चली गई। तो आपके हालात ठीक रहना जरूरी है, तो ठीक है ना, मतलब चलें, बहुत कॉर्डियल तो हैं, बुरे तो नहीं है ना? मेरी कम से कम कोई डीलिंग नहीं है जी कोई एस्टेब्लिशमेंट के साथ। आई एम सिटिंग इन इंग्लैंड, और आपको पता ही है रीजंस। सर, सिटिंग इन इंग्लैंड डजंट मीन यू आर वेरी फार, डजंट मीन यू आर वेरी फार, यू डजंट मीन यू आर फार। अच्छा ठीक है सर, इस पे आ जाइए कि तो जरा आजकल बहुत श्रिंक हो चुका है जी। आप टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है। अच्छा, नेक्स्ट इलेक्शन डिस्टेंस तो बहुत श्रिंक हो चुका जी जी। और इसका क्रेडिट अब हाँ हमें सर, दें स्काइप कि कॉल होती होगी, मुस्लिम आपको बताया नहीं होगा, मियां साहब ने, शायद स्काइप कॉल भी होगी हो। मुस्लिम लीग नून को क्रेडिट दें कि इसने 3G 4G टेक्नोलॉजी रोल आउट की अपने अपने टेन्योर में 20 14 15 में। और हमने ये लाइसेंसेस को ट्रांसपेरेंटली ऑप्शन किया, जो 50 60
अरब में नहीं बिक रहे थे, वो हमने 200 अरब से ज्यादा, $2 बिलियन से ज्यादा किए। आज आप और मैं इसलिए कनेक्टेड है, अदरवाइज तो पाकिस्तान आज भी वो ये वर्चुअल हम कनेक्ट ना हो सकते अगर हमने 3G 4G टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में ना इंट्रोड्यूस की होती। तो जहां तक आपका सवाल सर, है, आपका नेक्स्ट इलेक्शन का नारा फिर यही होना चाहिए, स्टेइंग कनेक्टेड, फिर मेकिंग कनेक्शंस पॉसिबल। ठीक है सर, ये बता दें। ओके अच्छा, ये बता दें सर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मीसाक जमहूरियत के हवाले से कोई नेक्स्ट इलेक्शंस में आपका साथ मिलकर कोई चलने का इरादा है क्या? इस पर कोई हाँ या ना हुई है? देखिए, एज सच कोई यानी एक फाइनल डिसीजन तो ज़ाहिर है कुछ नहीं, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन जो मुल्क के हालात हैं और जो इस वक्त मुआशी हालात हैं, जो इस वक्त हमारे फॉरेन रिलेशंस का जो हालात हैं, उस जो मुल्क में महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी की सिचुएशन है, जो आवाम की मुश्किलात है, उस हवाले से जरूर तय हुआ है कि हमने पूरी कोशिश करनी है एज कोलिशन गवर्नमेंट ऑफ जितनी अपोजिशन, मुत्तहिदा अपोजिशन की जमातें इस वक्त है, कि हम आवाम के लिए कोई, अगर उनको फौरी कोई सहूलत नहीं दे सकते, उनको मजीद उनके ऊपर बोझ ना हम डालने दिया जाए और उसको हम रोकें और उसको वार्ड ऑफ करें। लेकिन साथ ही साथ ये इसी वजह से 2 राउंड भी हुए, बल्कि एक तीसरा राउंड भी हुआ कि बिलावल साहब वापस चले गए और सैटरडे को ये फैसला हुआ कि मैं और उनके तीनों मिनिस्टर जो है, नवीद कमर साहब, शहरी रहमान साहिबा और कमर कायरा साहब, हम चारों बैठ के तो निटी ग्रिटी कुछ आपस में तय करेंगे, कुछ प्रपोजल बनाएंगे और फिर हम अपनी लीडरशिप को वो शेयर करेंगे ताकि उसको आगे लेके जाया जा सके। उसके ऊपर हमने काफी ठीक है डॉक्टर साहब, सॉरी वक्त कम है, मैं चाहती हूँ जल्दी क्विकली। हाँ ठीक है, यानी कि पॉसिबिलिटी इज ओपन, इट्स ओपन। ठीक है सर, ये बता दीजिएगा नैब खत्म होने के हवाले से, क्योंकि मिसाक जमहूरियत में है कि नैब खत्म किया जाएगा, यस और नो? नहीं, जितने मिसाक जमहूरियत में अनइम्प्लीमेंटेड चीजें हैं, उसमें ट्रूथ रिकंसिलियेशन कमीशन भी है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट भी है, उसमें ये आप जो कह रही है नैब के खत्म, ये चीजें, ये इसको रिव्यू किया जाएगा और हालात के मुताबिक फैसला किया जाएगा और बाकी जो इस वक्त मुत्तहिदा अपोजिशन के मेंबर जमाते हैं उनसे भी मशवरा किया जाएगा, लेकिन इट विल बी डिस्कस्ड। खत्म होने की कोई ऐसी बात नहीं हुई। ओके, आईनी अदालतें भी अंडर कंसिडरेशन है। देखिए, वो जो अनफिनिश एजेंडा जब हम कहते हैं, चाहे उस पर अमल आगे हो या ना, आपको याद है कि वो तो ओरिजिनल में था सीओडी में, तो ये तीनों चीजें जो थी वो अनइम्प्लीमेंटेड है। इसको रिव्यू किया जाएगा कि क्या इस वक्त उसकी जरूरत है या कुछ और करना है। तो ये चीजें जो है ये फ्लैग की गई हैं और मिसाक जमहूरियत 2 का नाम भी बात आया कि जी इसके नतीजे में हम जो इकोनॉमिक एक हमारा रोड मैप होना चाहिए, हम उसको भी कंसिडर कर लें, किसी डॉक्यूमेंट का हिस्सा बन जाए, क्योंकि वो इंटरडिपेंडेंट है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल डिस्कस हुई हैं तफसील में और इसमें मजीद दोनों लीडरशिप को हम अगले 1-2 दिन में जो 4 बंदे बैठे थे उनसे शेयर करेंगे और फिर उनकी इजाजत से इसको आगे रोल आउट किया जाएगा दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। जी ठीक है, यानी कि चेंजेस हो सकती हैं। अच्छा, एक जो चीज उसमें नहीं है मिसाक जमहूरियत में, वो है 62(1)(f, इस पर बात हुई है सर कोई, इस पे तरमीम लाने के हवाले से? फ्रैंकली इस पे कोई बात नहीं हुई, लेकिन इसलिए बात नहीं हुई कि 62(1)(f जो है वो बेसिकली हमें अप्लाई करता है एज ऑफ नाउ, और आइन में कोई ऐसी शिक नहीं है। आप मर्डर की भी जो है उसकी एक सजा है और उसका एक टेन्योर है, आप कैसे लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, ये एक बेसिक जो लीगल और जुडिशियल प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। तो मैं नहीं समझता कि जब भी ये पिटीशन होगी इसमें कोई रिलीफ नहीं मिलेगी और इसको रिवर्स नहीं किया जाएगा। अच्छा, शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब इलेक्शन कैंपेन नेक्स्ट जो भी होगी चलाएंगे आपको लगता है? इंशाल्लाह मुझे कभी उम्मीद है, क्योंकि उन मुल्क को उनकी जरूरत है और कैंपेन के लिए उनकी जरूरत होगी पाकिस्तान में, और इंशाल्लाह अगले इलेक्शन की कैंपेन मियां नवाज शरीफ जरूर चलाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है सर, जरा जल्दी से ये बता दीजिए सर कि $1 मिलियन क्वेश्चन है, ये आइन जो आप लोग को की टेम्पररी जो इंटरिम सेटअप है, ये कितना लंबा चलना है? असेंबली मुद्दत पूरी करेगी या अर्ली इलेक्शंस? व्हाट्स द फाइनल डिसीजन? देखिए, मेरे नजदीक जाती तौर पे मेरी राय है, इस पे भी फैसला कोई नहीं हुआ, लेकिन आपका इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान रिकॉर्ड पे सुप्रीम कोर्ट में कह चुका है कि जी मैं अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं करवा सकता। 4 महीने उनको डीलिमिटेशन के लिए चाहिए, जो कि आईनी रिक्वायरमेंट है, और 20-18 का इलेक्शन इसलिए हो गया था डीलिमिटेशंस के बगैर कि 20-17 में, अगर आपको याद हो तो, क्या हमने एक आईनी तरमीम की थी। सिंपल क्वेश्चन सर, इलेक्शन कमीशन के हवाले से छोड़ दें, 4 महीने बाद इलेक्शन हो जाएंगे जब इलेक्शन कमीशन कहेगी हम तैयार हैं, या अब टाइम मुद्दत पूरी करने देंगे? 7 महीने में होगा, 4 नहीं 7 महीने में, 4 नहीं 7 महीने में
उन्हें 4 ठीक महीने है, डिलिमिटेशन, चले 3 7 महीने महीने में। एडमिनिस्ट्रेटिव, अक्टूबर एंड की बात की है उन्होंने। ठीक है, डॉलर 186 रुपए का हो गया है। आप क्या आपके नजदीक क्या होना चाहिए डॉलर का रेट इस वक्त सर? नथिंग मोर देन 160। एंड हाउ विल यू आपकी डू इट? महंगाई और आपकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो इसी से लिंक्ड हैं। ये इनकी जो लूज पॉलिसी थी, इन्होंने फ्री फॉल के लिए छोड़ दिया, उसकी वजह से है। इमेजिन करें कि अगर आज 20% रुपया मजबूत हो तो 20% आपकी हर चीज की कीमत कम होती, और हम इंपोर्ट करते सब कुछ। ठीक है, मिफ्ता इस्माइल साहब मुशीर ही रहेंगे आपके आने के बाद वापस? सॉरी, फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे, या आप ये ओहदा ले लेंगे और वो मुशीर हो जाएंगे? सना बीबी, ओहदों से कुछ नहीं होता। आप जब एक पार्टी का हिस्सा होते हैं, आप एक कोर टीम में होते हैं, आप एक मशावरत देने की पोजीशन में होते हैं, तो कौन उसको फ्रंट फेस कौन करता है, हार्डली मैटर। मिफ्ता साहब IMF जाते हुए मिले थे। फाइनेंस मिनिस्टर आप होंगे या मिफ्ता इस्माइल साहब कंटिन्यू करेंगे? मैं कुछ नहीं कह सकता, ये पार्टी डिसाइड करेगी ना जी। मैं तो फैसला नहीं अपने मुताबिक फैसला करता, लेकिन मैं कहता हूं ठीक है, इन्फ्लेशन 15% इन्फ्लेशन, अच्छा महंगाई 15% की शरह क्रॉस कर सकती है, ये इंडिकेशन है। आप बिल्कुल कर सकती है, उस रेंज में है। और ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आवाम की महंगाई है। और आप हमारी देख लें कि हम कहां लेके आए थे। हमने 40 साल से ज्यादा लोएस्ट इन्फ्लेशन पे ले आए थे, 4% कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, 2% फूड इन्फ्लेशन। हमारी यही कोशिश होगी, लेकिन इट टुक अस 4 इयर्स। हमने 4 साल में करते 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 वहां लाए। और उसके बाद फिर आपने देखा कि बिल्कुल जो डिवेल्यूशन से शुरू हुआ, फिर इंटरेस्ट रेट ऊपर गए, फिर मॉनेटरी पॉलिसी गोज फॉर 6, फिस्कल पॉलिसी गोज फॉर 6, रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सके, अखराजात काबू नहीं कर सके, कर्जे बढ़ाने पड़े, और नतीजा जो आप देख रहे हैं इस वक्त। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी फोकस होगी। देखिए, ये इंटीग्रेटेड एक अप्रोच है। हमें तमाम मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को वापस लाना है। इस वक्त हम मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री दोबारा 2013 की तरह बन चुके हैं एज ऑफ नाउ। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सॉरी सवाल इतने हैं एंड देयर सो मच टू टॉक अबाउट, लेकिन वक्त कम है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वक्फा लेने जा रहे हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से। आज जो दो मेंबर्स का जो फैसला आया है, एक सिंगल बेंच के फैसले को जो ओवरटर्न किया गया है, उसमें क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रिलीफ है और दूसरों के लिए डिसबिलीफ है। आफ्टर दिस ब्रेक। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच ने आज एक फैसला दिया है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफी सेलिब्रेट कर रही है, लेकिन साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन के हवाले से वो कल से उनके खिलाफ इज्तिमा भी करना चाहती है और उनके खिलाफ जुलूस भी निकालना चाहती है। इन तमाम तर चीजों को मद्देनजर रखते हुए अकबर एस बाबर साहब, जिन्होंने ये केस फाइल किया था, जिसको 8 साल आज हो गए हैं, अकबर एस बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। ये बता दीजिएगा कि ये सेलिब्रेटरी जजमेंट आई है पाकिस्तान तहरीक के लिए। अब 30 दिन में फैसला होना जरूरी नहीं है, ये कदकन हट गई है, मसावात की यकीन दहानी भी करा रही है कोर्ट के, मसावी सलूक किया जाए तमाम पॉलिटिकल पार्टी से। हाउ डज योर केस गेट अफेक्टेड बाय दिस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। in a practical sense, in no way, because हमारा जो केस है ये तो ये खुद रिट पिटीशन लेके गए थे। ये तो इन्होंने खुद मुतालबा किया था अकबर बाबर को केस से अलग करे और जो हम दस्तावेजात जमा कराएं इसको शेयर ना करे। और साथ ही साथ उसका जो फैसला आया था उस पर उन्होंने 1 महीने की डेडलाइन लगा दी थी मौजूद जज ने। वो डेडलाइन खत्म होगी, लेकिन स्टेटस को बहाल हो गया। तो स्टेटस को क्या था, 19 को हमारी हियरिंग थी, उसमें इलेक्शन कमीशन ने PTI से पूछा था कि आपको कितने दिन चाहिए अपने आर्गुमेंट्स कंक्लूड करने के लिए। उन्होंने कहा हमें 3 दिन चाहिए। उनके इत्तेफाक से डेट सेट हुई थी 27, 28, 29 ऑफ अप्रैल। तो 27, 28, 29 अप्रैल को वो अपने अगर आर्गुमेंट्स अपनी उसके मुताबिक, वादे के मुताबिक कंक्लूड करते हैं, 1 आध दिन और लग जाएगा, उसके बाद फैसला महफूज हो जाएगा। सो प्रैक्टिकली इट हैज नो इम्पैक्ट एट ऑल। आई मीन इलेक्शन कमीशन 15 दिन में फैसला कर सकता है, 1 महीने में कर सकता है, 1.5 महीने में कर सकता है। पिछले ये जो आगे जो पेशियां आ रही है इसके बाद फैसला महफूज करके वो जब चाहे फैसला कर सकते हैं। तो इन प्रैक्टिकल सेंस कोई इम्पैक्ट नहीं है। जहां तक इनका जश्न मनाना है, ये तो बेचारे वो लोग हैं जो अपनी मैयत उठाएंगे तो फिर भी नाचते हुए जाएंगे। इन बेचारों का क्या, इनको तो ये नहीं समझते कि ये जजमेंट इन्हीं की रेट पिटीशन में इनके खिलाफ आई थी, डिसमिस की थी। और 30 डे लिमिटेशन मैंने तो नहीं मुतालबा किया था। 30 डे लिमिटेशन मैं तो चल रहा हूँ इलेक्शन कमीशन के साथ 7.5 साल से।
मैं तो इलेक्शन कमीशन के साथ चल रहा हूँ जब से इन्होंने 180 हेयरिंग्स हो चुकी हैं। मैं तो इलेक्शन कमीशन के साथ चल रहा हूँ जब इन्होंने अभी तक टोटल अगर देखा जाए तो 65,000 घंटे हो चुके हैं, 2,700 दिन हो चुके हैं, 9 इन्होंने वकील बदले हैं, 50 से ज्यादा इन्होंने जर्मन सीखी है, और फिर हाईकोर्ट के सामने कहते हैं कि जी हमसे इंसाफ किया जाए, बराबरी का सलूक किया जाए। बिल्कुल किया जाना चाहिए, तमाम सियासी जमातों के साथ एक बराबर का सलूक होना चाहिए। लेकिन जो आपने सलूक किया इंसाफ के साथ, आपका तो लिखा हुआ फैसला इलेक्शन कमीशन का कि हिस्टोरिक अब्यूज ऑफ लॉ किया आपने, अक्टूबर 10, 2019 का इलेक्शन कमीशन का ये फैसला है इन राइटिंग। तो मैं तो पूछता ये हूँ, मैं तो सिर्फ ये पूछता हूँ कि मेरा हक, मेरे हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? मैं 7.5 साल से पाकिस्तान की जंग लड़ रहा हूँ, मुझे क्यों ये आगे पीछे करे? मैं तो सिर्फ एक मुतालबा करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन फैसला दे, उसके बाद रेमेडी मौजूद है। आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहे हैं, हाई कोर्ट में अपील करें, आप फैसले से क्यों भागते हैं? और फिर जो सबसे बड़ी बात, तो मोस्ट लीथल बात जो है, जो हम एज अ सोसाइटी अगर आज हम उसके खड़े होकर उसका मुकाबला नहीं किया तो हम पे बहुत बुरा वक्त आने वाला है। वो क्या है कि कल वो उस मुंसिफ के सामने मुजाहरा करने जा रहे हैं जिसको उन्होंने खुद तजवीज किया, जिसके सामने वो मुल्जिम है। यानी ये ऐसा हो गया कि कोई जज अगर फैसला करना जाए मेरे 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 केस में, मेरा जज सुन रहा है, तो मैं 1000-2000 बंदे ला के कहूँ इस जज को उतारो कुर्सी से, क्योंकि हो सकता है ये मेरे खिलाफ फैसला दे। दिस इज कॉल्ड फैशिज्म। ये हिटलर ने किया, ये मुसोलिनी ने किया, ये फ्रांसिस्को फ्रैंको ने किया। अच्छा बाबर साहब ये बताएं, एक तो होता है फॉरेन एड और एक होता है फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी। अब आपका जो केस है वो किस जमरे में आता है? क्योंकि फॉरेन एडेड है ये पॉलिटिकल पार्टी या फॉरेन एड ली है इस पॉलिटिकल पार्टी? क्योंकि फॉरेन एड तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज की भी है। अनफॉर्चुनेटली ये ना सिर्फ प्रोहिबिटेड फंडिंग है, प्रोहिबिटेड फंडिंग मसलन अगर पाकिस्तानी कंपनी पैसा देती है सियासी जमात को, वो भी प्रोहिबिटेड है। पाकिस्तानी एनजीओ अगर सियासी जमात को देती है वो भी प्रोहिबिटेड है। लेकिन अगर फॉरेन नेशनल दे और फॉरेन कंपनीज दे तो वो फिर फॉरेन एडेड पार्टी में कैटेगरी में चले जाती है, जो उससे ज्यादा सीरियस हो जाता है मामला। फिर उसके बाद अगर आप अकाउंट्स कंसील करें, फिर उसके बाद आप साइंड एफिडेविट जो पार्टी चेयरमैन देता है वो फेक और फिक्टिशियस और जाली साबित हो जाए, जो कि होगा इंशाल्लाह क्योंकि तमाम सबूत उसकी मौजूद है, तो फिर ये और सीरियस मामला हो जाता है। तो इसकी जो लीगल इम्प्लीकेशंस है वो बहुत वाइड स्प्रेड है। जिस तरह के हाई कोर्ट का जो ऑर्डर जो अभी मौजूद है, सिर्फ 30 दिन की कतगन खत्म की है, उस ऑर्डर में उन्होंने लिखा है मुअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट के जज ने कि अगर प्रोहिबिटेड फंडिंग साबित होती है तो ना सिर्फ ये कि पार्टी पे उसका असर होगा बल्कि पार्टी के चेयरमैन पे भी असर होगा। ये उन्होंने लिख के दिया फैसले में। अब वो हाई कोर्ट के जज है और ये लिखा हुआ फैसला है, फिर ये कहते हैं कि जी इसमें फॉरेन फंडिंग का जिक्र है। तो भाई इलेक्शन कमीशन में जो TOR 4 साल से चल रहा था स्क्रूटनी कमेटी का, उसकी हेडिंग पढ़ ले, PTI फॉरेन फंडिंग। तो फॉरेन फंडिंग तो सारा इन्वेस्टिगेट हुआ ना। फॉरेन फंडिंग तो साबित होगी जब गैर मुल्की कंपनी देती है। भारतीय शहरी, जब भारतीय शहरी PTI के अकाउंट में डायरेक्ट उनके नाम से फंडिंग आ रही है तो ये गैर मुल्की फंडिंग नहीं है, ये फॉरेन फंडिंग नहीं है। तो ये चीजें तो अब जी बाबर साहब सॉरी, इलेक्शन कमीशन के पास क्या इख्तियारात है? क्योंकि इस पे बड़ी एक आई थिंक मिस इन्फॉर्मेशन भी है, जो कि बार बार कहा जाता है कि हमें नाअहल करार दे देंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो आपको नाअहल करार नहीं दे सकती। आपको ज्यादा से ज्यादा जो आपने पैसे लिए हैं, जो पेनल्टी लगा सकती है वही कर सकती है ना। उसके बाद तो फिर बात होती है आर्टिकल 17 के हवाले से आईनी तौर पर, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का फैसला यही होगा ना कि ये फॉरेन फंडिंग हुई है, ये पेनल्टी आप दे दीजिए। जी नहीं, देखिए एक तो ये है कि डायरेक्ट जो इलीगल फंडिंग, प्रोहिबिटेड फंडिंग या फॉरेन फंडिंग है वो जब्त होगी, वो तो अपनी जगह पे। लेकिन जब आप फॉल्स एफिडेविट देते हैं तो सर्टिफाई करके तो आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप झूठ बोलते हैं, जो कि एज लेट एज मार्च 15 को इन्होंने बोला कि हमारे 11 अकाउंट्स हमारे नहीं है, जबकि 2012 में ये खुद उसको ऑपरेट कर रहे थे। हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ गया है जिसमें असद कैसर, शाह फरमान, इमरान इस्माइल और ये लाहौर के जो इनके सीनियर मिनिस्टर होते थे, नजीब हारून वगैरह वगैरह, उन सब के इन्होंने नाम दिए। यहाँ तक कि अपने दोस्त का नाम दिया, एहसन रशीद, जो अल्लाह बख्शे फौत हो चुके हैं, जो आरामको सऊदी अरब से PTI को पैसे देते थे, उसको भी, उसका नाम भी डाल दिया कि गैर कानूनी तौर पर PTI के अकाउंट चलाते थे। इस हद तक ये अपना ब्लेम दूसरों पर डालने पे। लेकिन अल्लाह का करम है, हमारे पास रिटन एविडेंस है कि इन्हीं बैंक अकाउंट्स के साथ लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है, ये पंजरी में भी आता है। देखिए ये पंजरी में फिर आता है, इलेक्शन इख्तियार रखता है जी। इलेक्शन कमीशन ये इख्तियार रखता है कि आपको कह दे कि आप नाअहल हैं या आपने झूठ बोला या तमाम तर चीजें की। इन एनी केस वो सिर्फ ये बता सकते हैं।
यस, इलेक्शन कमीशन के पास तो इलेक्शन कमीशन अभी रिसेंटली उन्होंने एक फाइंडिंग देगी ना, ना, फाइनल सेंटेंस तो नहीं दे सकती। जी बताइए। नहीं, मैं कह रही हूँ इलेक्शन कमीशन क्या फाइनल आपको फैसला दे देगी या अपनी फाइंडिंग्स देगी? दैट्स द क्वेश्चन। फैसला देगी इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन इज द ट्रायल कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जब हनीफ अब्बासी केस में ये लेके गए फॉरेन फंडिंग का और अमेरिका से, तो उन्होंने जब फैसला लिखा उसमें उन्होंने कहा कि इन मामलात का ट्रायल कोर्ट जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वो फैसला करेगा तो फिर हकीकत सामने आएगी, हम फैसला नहीं करते। इसलिए द राइट फोरम टू डिसाइड द केस इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद आप अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आप अगर फैसला आपको नहीं या उसमें कोई ऐसी आपको नजर आए लीगल इश्यूज, तो ऑब्वियसली वो आपके पास राइट है टू अपील, बट द डिसीजन हैज टू कम फ्रॉम द इलेक्शन एंड दे हैव वाइड पावर्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। लीगली उनको किसी किस्म की कोई बात नहीं है। वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, वो पैसा जब्त कर सकते हैं, वो पर्जरी का केस कर सकते हैं, वो ये कह सकते हैं कि क्रिमिनल इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, हुंडी के जरिए पैसे इनके अकाउंट्स इन्वेस्टिगेट करो, FIA को डायरेक्ट कर। दे हैव वाइड पावर्स, दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट। Let's hope they go to the entire extent, क्योंकि ये मामला सर 8 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं, आपको फैसला ही नहीं आ रहा। ये फैसला आना ही नहीं है सर, मुझे लगता है ये केस आपका जिंक्स्ड है बाबर साहब। देर आए दुरुस्त आए और इंशाल्लाह फैसला आएगा। इसी इदारे से आएगा फैसला, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बट द चिप्स विल फॉल वेयर दे मे। एंड ये सारा का सारा हकीकत जब लोगों के सामने आएगी, देखिए ये किस तरह, इनसे PTI वालों से पूछेंगे खुशी किस बात की मना रहे हैं। मुझसे ये समझ नहीं आ रही कि खुशी किस बात की मना रहे हैं कि 30 दिन की कर्तन खत्म हो गई है, कि इनका फैसला शायद डिले हो जाए, इस बात में खुशी मना रहे हैं। वो जमात जो अपने आप को कहती थी कि हमें इंसाफ के हम अलमबरदार हैं, हम मदीने की रियासत बनाएंगे, मदीने की रियासत में अमीर मोमिन अपनी कमीज का हिसाब देता है, या 8 साल से ये अरबों रुपए का हिसाब नहीं दे रहे और हिसाब कुरेद कर निकाला है और एविडेंस है, अब ये भाग रहे फैसले से। और फिर उस मुल्जिम के खिलाफ खड़े होकर मुल्जिम को उन्होंने खुद तजवीज की। ठीक है, दैट्स ऑल आई हैव टाइम फॉर। ठीक है बाबर साहब, ओके, थैंक यू बाबर साहब, सॉरी फॉर द शॉर्ट टाइम, बट वक्त की कमी है। हसन मुर्तजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, आप मुझे सुन सकते हैं? जी हसन मुर्तजा साहब, 23 जो मुनर्रिफ अराकीन हैं उनको इलेक्शन कमीशन ने समन कर लिया है। अब ये बताइए कि इलेक्शंस जो आपके जो चीफ मिनिस्टर जो हैं उनका जो फैसला हो गया, हमजा शहबाज शरीफ, ना उनका ओथ लिया गया है, ना गवर्नर साहब ओथ लेने का मूड में नजर आ रहे हैं, लेकिन ये जो 23 मुनर्रिफ अराकीन को समन किया है, इससे क्या होगा सर? व्हाट विल हैपन? मतलब इलेक्शंस दोबारा होंगे? बहुत शुक्रिया जी। नहीं देखें, वो तो इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, अपना मौकफ जो है वो बयान करेंगे। अगर इलेक्शन कमीशन ने समझा कि किसी किस्म का कोई फ्लोर क्रॉस हुआ है तो वो उन्हें कर देंगे डिस्क्वालीफाई। अगर उन्होंने समझा कि नहीं हुआ तो नहीं करेंगे, उसमें तो कोई ऐसी दो राय नहीं है। वो तो इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने फैसला करना है। ठीक है हसन मुर्तजा साहब, प्लीज इजाजत दीजिएगा, एक वक्फा लेना है, छोटा सा वक्फे के बाद वापस आते हैं तो मजीद इस पर बात करते हैं, क्योंकि फिर जो है अगर इनके पास भी अक्सरियत नहीं होगी, उनके पास भी अक्सरियत नहीं होगी, तो होगा क्या, इस पर बात करते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक टू गूंज। हमारे साथ मौजूद हैं हसन मुर्तजा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हैं। सर ये बताइएगा, ये जो अब ये मामला अब खटाई में तो पड़ गया है, क्योंकि अगर ये इलेक्शन कमीशन इनके वोट को नल एंड वॉइड कर देता है, जो कि हो सकता है कि हो जाए सर, फिर 184 या 186 का जो फिगर चाहिए पंजाब असेंबली में, वो कैसे आएगा? क्योंकि अगर ये अराकीन कम हो जाते हैं तो ना अक्सरियत PTI के पास होगी, ना ही आपके पास होगी। तो आप क्या समझते हैं फिर किस तरह से ये मामला आगे बढ़ेगा? फ्रेश इलेक्शन होगा फिर? देखें, जो पहली दफा है वो 186 का है फर्स्ट काउंटिंग में। अगर 186 नहीं होता तो सेकंड काउंटिंग में सादा अक्सरियत, चाहे कोई भी हो, 180 पे भी अगर सादा अक्सरियत बनती है तो दूसरा दफा हो सकता है। पर यहाँ पर सवाल तो ये पैदा होता है कि जिन लोगों को उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन के लिए किया है वो उन्होंने कैसे कर दिया जी? आप जब एक पार्लिमानी लीडर ही नहीं है तो किस तरह रेफरेंस आप जो है वो स्पीकर को भेज सकते हैं और फिर स्पीकर उसको आगे इलेक्शन कमीशन को भेज सकता है? पहले तो पार्लिमानी लीडर का तयन होना जरूरी है, और पार्लिमानी लीडर जो है वो या लीडर ऑफ द हाउस होगा या अपोजिशन लीडर होगा।
इसके अलावा तो कोई नहीं है कि उसका कोई तयन किया जा सके। और फिर जिस तरीके से ठीक है, सीएम के इलेक्शन को सैबोटाज करने की कोशिश की गई, जिस तरीके से जो इंटरवेंशन हुई नॉन मेंबर्स की, और ये सारा कुछ, तो किस तरह हम ये सोच लें कि आगे जो रवैये होंगे वो जमहूरी हो जाएंगे? मैं नहीं समझता कि वो किसी जगह पर भी कोई जमहूरी रवैया अपनाएंगे या उसको जमहूरी हवाले से देखा जाएगा। उन्होंने तो बिल्कुल अपना जो तरीकाकार अपनाया हुआ है कि एक लीडर ऑफ द हाउस इलेक्ट हुआ है, और आज मेरे ख्याल में कुछ 10-15 दिन हो गए हैं उसका ओथ रुका हुआ है जी। कभी गवर्नर ठीक है, साहब का मुशर्रत पेट साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, मुशर्रत जमशेद चीमा साहिबा भी हमारे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। हसन साहब मुझे एक मिनट इजाजत दीजिएगा, आपने जो सवाल उठाया है वही सवाल उनके सामने रखते हैं। मुशर्रत साहिबा बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये बता दीजिएगा, पार्लिमानी लीडर तो इस वक्त है नहीं, वैसे तो सीएम भी नहीं होते बुज़दार साहब, लेकिन अब याद आया कि उन्होंने गवर्नर को अपना इस्तीफा नहीं भेजा, इमरान खान साहब को दे दिया था। तो पार्लिमानी लीडर के ना होते हुए इलेक्शन कमीशन को कैसे ये रेफरेंस जा सकता है? मैम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सना। देखें, इस मुल्क के अंदर कई दहाइयों से मजाक होता आया है, और मेरा तो ये मानना है, मैं सादा बातें करती हूँ, ये कॉम्प्लिकेशन इसमें हम कॉम्प्लिकेटेड गुफ्तगू करके ना, मेरा ख्याल है कि हम मजीद अवाम को अगर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे तो वो बनने वाले नहीं है। सादा सी बात है कि इंसाफ वो है जो होता हुआ नजर आए। हमारे वो जो अराकीन जिनको जिस दिन इलेक्शन था सीएम का, ठीक है, और एक हमारे सीएम के कैंडिडेट है, क्या जब हम लोग आपको पता है कि एक आइज है और एक नोज है, जब हम लोग निकले तो क्या वो हमारे साथ आए या इनके साथ वो क्यों है? इसका क्या कानून में इसकी गुंजाइश है? जबकि इलेक्शन हो गया तो उन्होंने दूसरे मेंबर को जो हमारे मुखालिफ थे उनको क्यों वोट किया? देखिए, बहुत सारे सवाल हैं जिनको टॉक शोज के अंदर नहीं, इन इदारों को फिल फॉर। और मैं एक और अर्ज करूं, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। दुनिया के किसी महजब मुआशरे के अंदर जहाँ पे डेमोक्रेसी है, अगर ये सब कुछ हुआ होता, वहाँ पे कानून के अंदर सबसे पहली कदम तो ये लगती है कि हॉर्स ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, आपका आइन इस चीज की इजाजत नहीं देता। वो ओपनली हुई, वो सिंध हाउस में भी हुई, वो अवारी एक्सप्रेस में भी हुई, और वो डंके की चोट पे हुई, फ्लोर क्रॉसिंग हो चुकी हुई है प्रैक्टिकली। इसके लिए मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोई इलेक्शन कमीशन जो आवाम के टैक्स के पैसे पे चल रहा है, उनको किसी की एप्लीकेशन का भी वेट करना चाहिए। जहाँ कानून शिकनी हो जाए बड़े इश्यूज के ऊपर, वहाँ पे इदारे खुद सो मोटो भी हमने लेते हुए देखे, समटाइम्स अनफॉर्चुनेटली नॉन इश्यूज के ऊपर भी। तो हम इनसे अपील करते हैं, आपकी जो जमहूरियत है या आपकी इंटरप्रिटेशन जो जमहूरियत, एक मिनट मुशर्रत साहब, हमारा बुनियाद सुनिए सना, मुशर्रत साहिबा, सीएम भी रिजाइन नहीं दिया, ये हमारा आईनी हक है कि हमारी अवाम ने जिनको जिस निशान के ऊपर मैंडेट जो वो लेके आए वो उनका जाती नहीं था। और बिलखसूस क्या मजाक है, क्या तमाशा है, जो रिजर्व सीट पे हमारे माशाल्लाह से वो जो लोटे और लोटियां जो उधर बैठे हैं, क्या वो मैंडेट लेके आए थे? वो क्या मैंडेट है उनके पास सिवाय इसके कि पार्टी चेयरमैन उनको नॉमिनेट करें? वो नॉमिनेशन थी, वो इलेक्टेड नहीं थे। और इलेक्टेड भी अगर हमारे टिकट के ऊपर इलेक्टेड है तो वो उनका अपना वोट बैंक नहीं है। तो ओपन एंड शट चीजें हैं, लेकिन बड़ी मजेदार सिचुएशन है कि अवाम देख रही है कि किस चीज के ऊपर रात के 12 बजे एक चीज होने वाली है, और इस खदशे के बेस पे अगर हमारे इदारे हरकत में आते हैं, बड़ी खुशाइंद बात है। इसी तरह जो चीजें हो गई है ना, उनके ऊपर भी कार्रवाइयां करें। और अगर एक चीज का अंदेशा था, मैं तो इतना मुझे हंसी आती है, मेरा ख्याल है आई एम श्योर इस पे तौहीन अदालत नहीं लगेगी मेरे पे, कि अदालत ने अपनी तौहीन होने के डर से, ठीक है, उन्होंने 12 बजे अदालतें खोल ली, बड़ी अच्छी बात है, हम बड़ा खुश हुए, लेकिन जहाँ पे हो गई है वहाँ पे भी एक्शन में उनको आना चाहिए। फ्लोर क्रॉसिंग हुई है, हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, उसके ऊपर हमारी मुझे इजाजत दे दीजिए प्लीज, मैं और हमारे जो ठीक है मुशर्रत साहब, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया ना हसन साहब के सवाल का जवाब दिया। हसन साहब, क्लोजिंग स्टेटमेंट चाहिए आपकी, मेरे पास वक्त कम है, आप बता दीजिए जी, ये बहरान आईनी, तो अब वो आईनी हुकूक की बात कर रही है, अब आइन के मुताबिक चले गए सारे मामला। अगर मैं थोड़ी सी एक बात ऐड करूंगा, गुजारिश ये है कि जहाँ सिंध हाउस में ये कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, वहां पे कौन सा घोड़ा खरीदा है हमने? वहां पे तो सारे जो इनके अलाइज थे इनको छोड़ के आए, इनकी कश्मीर फरोश पॉलिसी की बुनियाद पर, इनकी इकोनॉमी का भट्ठा बैठाने पर, इनकी खारजा पॉलिसियों की वजह से जिससे हम आइसोलेट होके बैठ गए हैं, वो तो इस वजह से नूर आलम 2 साल पहले तकरीरें करता था
राजा रियाज 1.5 साल पहले का बेचारा शुरू हुआ है कि आप क्या कर रहे हो। जहांगीर तरीन को हमने इनसे अलहदा किया है, अलीम खान को हमने इससे अलहदा, इनकी आदत हो गई है, ये लूटते भी हैं। चले अब ये इलेक्शन कमीशन में सवाल उठेंगे। हसन साहब सॉरी, मेरे पास वक्त कम है, मेरे पास वक्त कम है। कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं, कोई किसी किस्म का कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल जमहूरी तरीके से। इन्हें आइन कब इजाजत देता है कि सीएम का इलेक्शन कंप्लीट ना हो और ये दरवाजे की कुंडी खोले और बाहर चले जाए? किस आइन के तहत इन्होंने? ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन साहब। हसन शुक्रिया, वक्त कम है। हसन साहब सॉरी, आई हैव टू कट यू शॉर्ट। थैंक यू, दैट्स ऑल आई हैव टाइम फॉर। बहुत शुक्रिया देखने का। सॉरी आज हमारे कुछ टेक्निकल ग्लिचेस भी रहे, सॉरी वक्त कम है। हसन मुर्तजा साहब, होपफुली वी विल कैच अप ऑन दिस, और पंजाब में क्या होने जा रहा है वो आपको हम वक्तन ब वक्तन जाहिर है अपडेट करते रहेंगे। इस वक्त हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह।